एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। थैंक यू सो मच सर। मेरे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ये है कि आईएमएफ की टीम जो जैसे कि आपको पता है कि आज विजिट पे थी पाकिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तान के जो प्लान को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि बांग्लादेश की बात करें 4.5 बिलियन डॉलर की जो उनको रिलीफ दी गई है बांग्लादेश को, जबकि पाकिस्तान को उनके प्लान को ही रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे क्या आप बैकग्राउंड देख रहे हैं? वैसे मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि मुझे अब ये तो नहीं कि मेरे पास कोई इल्हामी कैफियत है, लेकिन मेरे रिसोर्सेज मुझे बता रहे थे कि जो वो प्लान लेके आए, पाकिस्तान ने प्लान उनको दिया था, वो जाहिर है मीडिया में लीक हो चुका हुआ था। काफ़ी लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को, हमें भी मालूम था। अब इलेक्शन ईयर है रिवाहा, जितनी मर्जी टसल चल रही हो पीडीएम में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बाहर तौर 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं। वो जनरल इलेक्शन की सूरत में हो या फिर 2 असम्बलियों के इलेक्शन हो, यानी कि प्रोविंस के इलेक्शन हो, वो इलेक्शन होने हैं। अगर नहीं होते तो जो निगरान सेटअप है उसके ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इसके साथ जो सिस्टर ब्रदर इदारे हैं उन तमाम के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। ठीक है, और वो बड़ी एक डेंजरस चीज़ है। जाहिर है उसकी इम्प्लीमेंट होते हुए देर नहीं लगती। तो जाहिर है ये इलेक्शन होंगे। जब इलेक्शन होंगे तो 90 डेज में अब टाइम कितना रह गया है? तकरीबन 2.25 महीने। आगे रमज़ान भी आ रहा है। और आप मुझे एक बात बताएं कि जो सेटअप इस वक्त गवर्नमेंट का चल रहा है, ये अफोर्ड करते हैं किसी भी सूरत के रमज़ान पैकेज ना दें? ये अफोर्ड करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के वो सब्सिडाइड ना करें? क्या ये इस वक्त अफोर्ड करते हैं कि वो आटे के ऊपर स्पेशल सब्सिडी ना दें? क्या वो अफोर्ड करते हैं कि पेट्रोल की फराहमी को कैटेगराइज ना करें? तो जाहिर है उन्होंने एक इस तरह का प्रोग्राम बनाया था जो आईएमएफ को दिया जाए, लेकिन आईएमएफ जाहिर है इस दफ़ा तो बहुत सारे मुल्कों की इंश्योरेंस भी मांग रही थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब हमारे पास अपने मुल्क में तो देने के लिए कुछ है नहीं, हम अपने एटमी असासे तो दे नहीं सकते। और जो उनकी डिमांड्स थी वो नहायत डेंजरस थी। उसके पीछे भी मज़मूम मकासद जो हैं वो जाहिर है आईएमएफ का एक बहुत गहरा ताल्लुक हमारे हमसाया मुल्क भारत के साथ है, जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, आप नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते। उनकी समझ लीजिए कि रूट्स भारत के साथ मिलती हैं। तो उन्होंने कुछ शर्तें ही ऐसी रख दी थी कि हमारा प्रोग्राम उनके साथ सेटल डाउन हो नहीं था सकता। और इस काविश के पीछे भी कार फरमा मोदी सरकार थी। सर, आप हर चीज में इंडिया को क्यों ब्लेम करते हैं? मैंने आपसे पहले भी एक बार इंटरव्यू किया, आपने तब भी इंडिया को बहुत ब्लेम किया। हालांकि उनका उस नहीं, चीज में ऐसा कोई मसला एक्सेप्ट नहीं था। हालांकि उन्होंने पेशावर अटैक में जो अटैक हुआ उसमें भी कंडेम किया और ताजियत की, लेकिन फिर भी आप उनको ब्लेम कर रहे हैं इस नहीं पूरे नहीं, सिनेरियो उन्होंने कहाँ ताजियत की? उन्होंने तो ये अटैक करवाया है। एज उन्होंने एज तो जे करवाया है। उन्होंने तो ये अटैक करवाया है, उसके तो शवाहद भी अब मिल गए हैं। उनके तो सारे सर, शाखसाने ब्लेम तो किसी को इंडिया किया। इंडिया इंडिया के साथ जाके मिल रहे हैं। आप सिर्फ कल तक का वेट करें। कल आपको रात को मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके ऊपर एलामिया भी जारी होगा और वो भी आप देखेंगी। वो सारी मोटरसाइकिल, वो चेसी नंबर और वो सहूलत कार और उनके सारे रुआबत किसके साथ थे, वो सारा पता चल चुका हुआ है। वो सारा पता चल चुका है। और उसके पीछे, यानी कि मैंने अगर पहले कहा था कि वो इंडिया है, तो समझ लीजिए कि आज 110% मैं क्लियर हूँ कि राह है इसके पीछे और मुकम्मल यानी कि तौर पे राह है। पाकिस्तान की मुल्क की कंडीशन है, इसके पीछे भी रहा है। देखिए, पाकिस्तान की मुल्क की कंडीशन के पीछे हमारी करप्ट अनासर, सो कॉल्ड वो हुकूमतें हैं जिन्होंने 26-26 साल इस मुल्क के ऊपर इन हुक्मरानों की नशिस्तों के ऊपर बैठ के राज किया है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें रिबाहा। मेरा
मेरी कौन सी जाती दुश्मनी है, मुझे जिस कदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पसंद है, या मुझे इंडिया की कुछ चीज़ें बहुत पसंद है, उनकी शेर व शायरी बहुत पसंद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके पास अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई कीमती चीज़ें हैं तो वो भी हमारे मुसलमान हैं, और उनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलता है। और अगर शेर व शायरी में चले जाएं तो या तो वो सिख हैं, राजिंदर सिंह बेदी साहब थे, तो या फिर वो गुलजार अहमद साहब, गुलजार साहब, तो ये वो भी मुसलमान। तो उनके पास जो क्रिएटिविटी है उसमें तो उनका अपना कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको समझने की चीज समझाने जा रहा हूं कि हमारे मुल्क की बदतर इस वक्त हालत क्यों है। एक तो उसके हम खुद भी जिम्मेदार हैं, जिसका मैं पहले एडमिट कर चुका हूं, हमारी अपनी गलतियां। वो कौन सा मुल्क नहीं करता? सारे मुल्क करते हैं, सारे ही मुल्क करते हैं। करप्शन हर मुल्क में होती है, इंडिया में कम है करप्शन, इंतहा की करप्शन है। इनके लालू प्रसाद एक पॉपुलर करप्ट पॉलिटिशियन थे, इतने करप्ट पॉलिटिशियन थे कि उनकी यानी कि उनके ऊपर तो बकायदा लोगों ने डायलॉग बना दिए थे। इनके एक फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। वो एक मारूफ डिप्लोमेट करप्ट पॉलिटिशियन, यानी कि छुपी की बात ही नहीं है। आपकी जब पाकिस्तान के साथ अमन की आशा का प्रोग्राम चला था तो ये किस दौर में चला था? ये नवाज शरीफ के दौर में चला था। जब ग्लेटर पंजाब बनना था तो किस दौर में बनना था? नवाज शरीफ के दौर में बनना था। और इस मुल्क में बरसरे इक्तदार कौन रहा 26 साल? नवाज शरीफ रहा। वो कौन से ऐसे बड़े बिजनेसमैन थे जो मरी में आके उसके घर में नवाज शरीफ के बाकायदा तौर के ऊपर मिला करते थे? वो कौन थे? वो इंडियंस थे। वो कौन सी फाउंड्री थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस काम कर रहे थे? वो कौन थे? वो किसकी थी? वो इत्तेफाक फाउंड्री थी, वो आपकी मेरी इसका को मतलब फाउंड्री सर नहीं थी। मैं आप यानी सुन कि लेना, मेरी बात सुन ले। ये पैसे की बंदर बांट, और जब करप्शन आती है तो फिर उसमें मुल्कों की बका नहीं देखी जाती, सिर्फ अपनी जेबें भरी जाती हैं। जब नरेंद्र मोदी उतरेंगे अपनी इस सीट से, तो आप इनके ऊपर कितने कितने बड़े मेगा स्कैम्स देखेंगे, कितने कितने बड़े मेगा स्कैम्स देखेंगे, और इन्हीं की एस्टेब्लिशमेंट उसे ओपन करेगी। बस फर्क ये है कि वो बात इंटरनेशनल लेवल पे जाके नहीं करते, लेकिन बातें लीक हो जाती हैं, बातें हमारे सामने आ जाती हैं। आपको याद है इंडियन आर्मी में कुछ जनरल्स से उनका बड़ा खतरनाक किस्म का कुछ अरसा पहले, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले कोर्ट मार्शल हुआ था, याद है आपको? सर उस करप्शन के पीछे भी पॉलिटिशियंस थे, मैं आज आपको बता दूं, उसके पीछे भी पॉलिटिशियंस थे। फिर आप चले जाएं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत की जानिब चले जाएं, जो खालिस्तान का वाकया था। आप सुनने की हिम्मत रखिएगा, मुझे पता है कि इस चीज से आग लग जानी है। खालिस्तान का वाकया था, प्रॉक्सी वॉर आज से नहीं चल रही, ये एक मुद्दत से चल रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है, इसे नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। और प्रॉक्सी वॉर में ये नहीं होता कि हमने एक दूसरे को मरवाना होता है। इनका तरीकाकार ये होता है, ये मुख्तलिफ तंजीमों को खरीद लेते हैं, किराए के गुंडे खरीद लेते हैं, एक सुसाइड बम्बर खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद धमाका हो जाता है। इनका कलभूषण कोई ना कोई बैठा होता है और वो अपना कारस्तानी दिखा जाता है। लेकिन जो हमारी प्रॉक्सी वार होती है वो ये होती है कि जो इनके पास एक बड़ी तादाद में कौम रहती है, उनको अलग मुल्क बनाने का अगर इख्तियार है, तो हम अगर उसकी मदद करते हैं तो उसको खालिस्तान कहा जाता है। तो खालसा मूवमेंट को जो बेनकाब किया था, वो भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कमाल था, इसमें कोई दूसरी बड़ी बात ही नहीं है। ये वो, अब इन बातों को कौन जुटला सकता है? ये आर्टिकल्स छप चुके हुए हैं, ये बॉम्बे टाइम्स में छप चुका हुआ है, ये तमाम इंडियन बड़ी अखबारों में छप चुका हुआ है। और एतजाद हसन जो हमारे बहुत मारूफ लॉयर भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, आपकी तो शायद उतनी उम्र नहीं है जितना हमारा इन चीज़ों के बारे में तजर्बा है रिबाहा। ये बाकायदा सारी वो सिखों की लिस्टें उन्होंने फराम की थी जाके, और उसके एवज बहुत कुछ लिया था इन हुकूमतों ने। इसी तरीके से आपका क्या ख्याल है कि जब अमेरिका में एक इजलास हुआ था, वो मुझे इजलास का याद नहीं है वो कौन सा है, और मेरे पास वो तस्वीर मौजूद है जिसमें नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ऐसे आपस में बैठे हुए थे कि जैसे सास और बहू बैठे होते, और उनकी गपशप चल रही थी। और ये वही दौर था जब अरूज के ऊपर पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी, अरूज के ऊपर दहशतगर्दी थी। क्या अफगानिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं था?
मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। हकायक को मैं जब पेश करता हूं सर मुझे तो सिर्फ ये जो आप बात कर रहे फिर मैं एक अनएजुकेटेड सहाफी बन जाता हूं। जब मैं हकायक को आपके सामने रखता हूं तो मैं एक मुल्ला मदरसे का बन जाता हूं। जब मैं हकायक को आपके सामने रखता हूं, याद रखिएगा आज एक मेरी बात, सच बड़ा कड़वा होता है। और अपने मुल्क की खैर बरकत के लिए, अपने मुल्क की आफियत के लिए अगर हकीकत को बयान करने में अपने कुछ पॉलिटिशियंस को भी रगड़ना पड़ जाए तो यासर शमून इंशाल्लाह ताला बाज नहीं आएगा, हकीकत को यहाँ कर देगा। और जो साहिब नजर हैं, जो फहमो फरासत रखते हैं, जिनके पास तालीम है, जिनके पास बसीरत है देखने की, वो मेरी बातों को झुटला ही नहीं सकते किसी सूरत नहीं। ओमपुरी को किसने मारा था? किस बयान के ऊपर मारा था? मुझे बताएं। वो दहशतगर्दी नहीं थी, रियासती दहशतगर्दी, वो राह ने मारा था। क्या इनकार कर सकते हैं? इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो ये है हमें इंतशार पसंद बनिए हैं, ये बनिए हैं, हिंदू बनिए बड़े मशहूर हैं। मेरी बात सुने। आपके कहने का मतलब ये है कि इंडिया हमें कंट्रोल कर रहा है। अब जो केपीके इंडिया ने हमें क्या, इंडिया ने हमें क्या कंट्रोल करना है? इंडिया ने एक दफे हमारी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की थी। उनका वो अभिनंदन, वो जब आ गया था यहाँ पर जहाज लेकर, तो कैसा जबरदस्त किस्म का तमांचा इंडिया के मुंह के ऊपर पाकिस्तान ने मारा था। उन्होंने टांगे कांप रही थी। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं। पार्लियामेंट में राना सनाउल्लाह की टांगे कांप रही थी कि उन्होंने ये कहा था कि छोड़ दे नहीं तो इंडिया जो है हमला कर देगा। तो उसकी वजह है ना, बड़ा पैसा खाया हुआ था राना सनाउल्लाह ने और नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने और हसन नवाज ने और हुसैन नवाज ने, उनके बिजनेस से। मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं उस बिजनेसमैन का नाम नहीं ले सकता। कुछ सहाफियों की मजबूरियां होती हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि उसका बंदोबस्त पाकिस्तान कर रहा है। सर जो आपको नहीं पता, हुसैन नवाज का बिजनेस नहीं था इंडियंस के साथ? मुझे आप ये बताएं, तो मुझे बताएं उनकी कांपे टांगनी थी कि नहीं थी कांपनी? वो तो उनको उन्होंने नहीं उनकी इसलिए कांपनी थी। ओहो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो लतीफा है। वो कोई फॉरेन मिनिस्टर थोड़े हैं, वो तो एक जाहिल उजड़ इंसान है, वो तो एक कसाब है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगाने वाला आदमी है। आप कैसी बातें करती हैं? यासिर साहब मुझे ये बताएं कि अब जो केपीके में पुलिस ने केपीके की पुलिस ने अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब उसके पीछे भी आप कहेंगे कि इंडिया का हाथ है? दोबारा सवाल कीजिएगा। केपीके में जो केपीके की जो पुलिस है प्रोटेस्ट कर रही है, जो पेशावर में ब्लास्ट हुआ है उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। अब आप ये कहेंगे कि इसके पीछे भी रॉ की साजिश है? नहीं, अपना रिबहा, मैं इस वक्त इसके ऊपर स्टेटमेंट देके मैं इंडिया को खुश नहीं करना चाहता, और मैं इनको दांत निकालने का बिल्कुल मौका फराहम नहीं करूंगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी तकलीफ दे कहानी है। मैं अपने मुल्क की कुछ कह लीजिए कि सितम ज़रीफियाँ या फिर गलत पॉलिसीज़ को अयां नहीं कर सकता। मुझे उसके बारे में सारा पता है, मुझे सारा पता है उसके बारे में, वो मैं यहाँ नहीं कर सकता। और बड़ी बदकिस्मती है, चलें यहाँ कर ही देते हैं। बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की जहाँ पे पुलिस का मुआवजा कुछ और है, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे, सुन लें, सुन तो लें, हौसला कर लें। बहुत सी इंडिया की स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर पुलिस का मुआवजा, तनख्वाहें, उनके अखराजात, उनकी फैसिलिटीज और हैं, कम है, बहुत कम है। और बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत हाई हैं, जबकि दोनों स्टेट्स में एसपीसीएस ऑफिसर्स जो हैं या सीएसपी अफसरान एक ही इम्तिहान दे के आते हैं, या पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ही पेपर दे के आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी, बलोचिस्तान में, अब खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा पंजाब का थानेदार अगर वो अपना TASI है तो उसकी सैलरी तकरीबन 50,000 से शुरू होती है, और जो खैबर पख्तूनख्वा का इंस्पेक्टर है उसकी सैलरी आज भी